हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे जुलाई फर्स्ट वीक में 6-7 जुलाई तक की सभी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स विद इमेज एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स फॉर जुलाई फर्स्ट वीक। और सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट कह रहा है, रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने हाल ही में भारत की सोवरीन रेटिंग को घटाकर Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। अब सुनने में तो ये जिन लोगों को नहीं पता है रेटिंग एजेंसी, उनको एकदम अननोन लगेगा क्या है ये, लेकिन ऐसा पिछले 22 साल में पहली बार हुआ है कि भारत के सोवरीन रेटिंग एजेंसी रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इमेज में, 1998 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। अब पहले देख लेते हैं मूडीज़ रेटिंग एजेंसी क्या है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिस तरह से फिच रेटिंग एजेंसी है अमेरिका की, टॉप 3 रेटिंग एजेंसीज़ हैं उसी तरह से जो रेट करती हैं अलग अलग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस को, उसी तरह से मूडीज़ आती है। मूडीज़ दुनिया की 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ में से एक है, जिनमें से 2 अन्य आती हैं, फिच और स्टैंडर्ड्स एवं पुअर्स। पहली है मूडीज़, दूसरी है फिच, तीसरी है स्टैंडर्ड्स एवं पुअर्स। वर्ष 1908 में इसकी स्थापना की गई थी मूडीज़ की। यह एजेंसी सरकारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा जारी बॉन्ड पर आधारित वित्तीय अनुसंधान करती है और इसी आधार पर वह किसी देश की क्रेडिट रेटिंग जारी करती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, सरल शब्दों में समझें, तो इसकी रेटिंग से हमें ये पता चलता है कि किसी देश में निवेश करना कितना सुरक्षित है। किसी देश में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क कितना कम या ज़्यादा रहेगा। जो इसकी हाईएस्ट रेटिंग होती है, मतलब सबसे बेस्ट रेटिंग होती है, उसे AAA कहते हैं, AAA। और जो सबसे ख़राब रेटिंग है उसे C कहते हैं। भारत इन दोनों में ही नहीं है, बीच में लाई करता है Baa2 में, लेकिन अब इसे डाउनग्रेड कर दिया गया है Baa3 में। सरल शब्दों में समझें तो इस रेटिंग एजेंसी के मुताबिक भारत में निवेश करना अब सुरक्षित नहीं रह गया है या और ज़्यादा रिस्क वाला हो गया है इन्वेस्टमेंट भारत में करना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है CB जॉर्ज को। CB जॉर्ज वॉज प्रेजेंटली सर्विंग एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन स्विट्ज़रलैंड। ये कुवैत में एम्बेसडर बनने से पहले स्विट्ज़रलैंड में एम्बेसडर थे और ये 1993 बैच के IFS इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं और इन्होंने कुवैत में जीवा सागर का स्थान लिया है। जीवा सागर कुवैत में भारत के राजदूत थे अभी तक, और उनके स्थान पर, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद CB जॉर्ज अब कुवैत के भारतीय राजदूत बनेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु में। चूँकि हमें पता है तमिलनाडु में केसेस बहुत तेज़ आ रहे थे, लेकिन रिकवरी रेट भी वहाँ का अच्छा है, अबव 70% है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें कौन व्यक्ति किसके संपर्क में आ रहा है, ये इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और अगर किसी एक व्यक्ति को संक्रमण होता है कोविड-19 का, तो आसानी से पता किया जा सकता है कि यह संक्रमण और किन किन लोगों में होने की संभावना है। इसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहा जाता है और इसके लिए आधार कार्ड अब जरूरी होगा अगर आप सैलून या ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं का लाभ लेना चाह रहे हैं तमिलनाडु में। अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में जिस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है, उसका नाम है पंजाब। जैसा कि आप फोटो से ही देख पा रहे होंगे, पंजाब के मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी यहाँ पर इस मिशन फतेह को लॉन्च कर रहे हैं। और इस मिशन फतेह में आपको पता होगा कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी 11 थिंग्स के बारे में। 11 थिंग्स या 11 पॉइंट हैं इसमें, जिसमें आता है वियरिंग मास्क, यूजिंग सैनिटाइजर, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एट्सेट्रा। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है वो है कोवा एप्लीकेशन का इस्तेमाल, कोविड-19 अवेयरनेस एप्लीकेशन का इस्तेमाल, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके बाद हम अगला देखते हैं पॉइंट, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत। ये तो सिर्फ बताने के लिए है आपको, जिससे आपको रिकग्नाइज रहे कि ये एक सिंगर थे जिनके बारे में बात हो रही है, एक लिरिसिस्ट थे अनवर सागर जी, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है 70 वर्ष की आयु में।
अगला प्रश्न कह रहा है या अगला पॉइंट कह रहा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दी है वो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को जनवरी 2020 में 150 वर्ष हुए हैं पूरे, यानी कि 150वीं वर्षगांठ मनाई है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने जनवरी 2020 में, और इसका नाम बदल कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कौन थे? ये थे जनसंघ के संस्थापक। ये एक राजनीतिक थे और दूरदर्शी भी थे, राजनेता थे। इन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी और यही पार्टी आगे चलकर 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी जी द्वारा बीजेपी में कन्वर्ट होती है। इसीलिए इनको एक तरह से बीजेपी का संस्थापक कहा जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है? तो फिनलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं रवीश कुमार। कोई एनडीटीवी के प्रवक्ता से कंफ्यूज नहीं होगा, ये फिनलैंड के भारतीय राजदूत हैं रवीश कुमार। और रवीश कुमार जी जो हैं वो 1995 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। 1995 में इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करके ज्वाइन किया था और ये अब फिनलैंड के नए भारतीय राजदूत बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो ये आप फोटो देखकर ही समझ गए होंगे, इमेज देखकर ही समझ गए होंगे कि ये फैसला लिया है यूएसए, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे हमारे कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के उदय कोटक जी। तो उदय कोटक जी को ही वर्ष 2020 और 21 के लिए CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, अमेरिका में यूज़र की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? 5 अरब डॉलर इसका आंसर है। लेकिन ख़ास बात यह है कि गूगल पर ऐसे आरोप हर साल लगते रहते हैं और उस पर जुर्माने भी लगते रहते हैं। यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन यूनियन ने भी इससे पहले इस पर गूगल पर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगाई थी ट्रस्टिंग इश्यूज़ को लेकर। और अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं पिछले, तो 170 मिलियन डॉलर ये है जो गूगल और यूट्यूब पर FTC और न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने पेनल्टी लगाई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने गूगल पर ढेर सारी पेनल्टी लगाई है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कौन कौन से समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, ट्विटर ने गूगल के जिस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, उनका नाम है पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट के बारे में ख़ास बात यह है कि ये पहले बाहरी हैं जिनको ट्विटर में काम करने का मौका या ट्विटर की अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है। अभी तक ट्विटर के जो अध्यक्ष थे वो ओमिद कर्डेस्टानी थे और इन्होंने ओमिद कर्डेस्टानी को रिप्लेस किया है और अब ये ट्विटर के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO बनेंगे। ट्विटर के बारे में ख़ास बात यह है कि इसके हेड जो हैं वो जैक डॉर्सी हैं वर्तमान समय में, और इसका गठन जो है वो 21 मार्च सन 2006 को हुआ था। हेडक्वार्टर जो है ट्विटर का वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर अब नेशनल फ्लैग देखकर समझ गए होंगे कि भूटान के साथ यहाँ पर समझौता हो रहा है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया है भूटान के साथ में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। भूटान की कैपिटल थिम्पू है और भूटान के प्राइम मिनिस्टर इस समय लोटे शेरिंग जी हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पॉइंट से।
इसके बाद हम अगला देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव जंतुओं के आपसी सामंजस्य को ही जैव विविधता कहा जाता है। जो विभिन्न प्रकार के जीव वहाँ पर पाए जा रहे हैं उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। और इसकी थीम इस साल क्या थी? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी इस साल बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो यह प्रभार दिया गया है श्री वीरेंद्र दत्त जी को। ये डायरेक्टर थे इसी कंपनी में और इन्हें ही प्रमोट करके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर MD के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? तो गावी एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो सन 2000 में बनाई गई थी, जिससे कि इम्प्रूव किया जा सके एक्सेस टू न्यू एंड अंडर यूज्ड वैक्सीन्स के लिए, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड से ऑपरेट करती है ये एजेंसी, और इसको भारत ने 15 मिलियन डॉलर का सहयोग दिया है। एंड नाउ इंडिया हैज़ बिकेम अ डोनर टू गावी वाइल स्टिल बीइंग एलिजिबल फॉर गावी सपोर्ट। आप इस इमेज से देख पा रहे होंगे, गावी वर्क्स टुवर्ड्स वैक्सीनेशन चिल्ड्रन अक्रॉस द ग्लोब अगेंस्ट डेडली एंड डेबिलिटिंग डिसीजेज। गावी का फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, हाल ही में बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक थे बासु चटर्जी जी। बासु चटर्जी जी का निधन 4 जून को हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किस निजी सचिव को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा राजीव टोपनो जी। राजीव टोपनो जी जो हैं वो 1996 बैच के IAS हैं, गुजरात कैडर से, और ये PM के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं सन 2014 से, यानी हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं इनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वर्ष 2014 से। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी PMO में सन 2009 यानी UPA की गवर्नमेंट से ही इंगेज हैं। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, विश्व साइकिल दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अप्रैल 1900 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 3 जून को इंटरनेशनल वर्ल्ड बाइसिकल डे, और तभी से यह डे मनाया जा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत, यह योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। केंद्र राज्यों को जल आपूर्ति की मदद के लिए 1972 से हेल्प कर रहा है। यह योजना अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से 1972 से शुरू हुई थी, और इसी केंद्र के इन्हीं प्रयासों को जो है फॉर्मलाइज किया गया सन 2009 में 2009 में, और एक नई योजना शुरू हुई सिस्टमेटिक ढंग से, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP। अब NRDWP के अंतर्गत एक पॉइंट आता है जो उसके उद्देश्य हैं, उसमें एक पॉइंट आता है, इनेबल ऑल हाउस होल्ड्स टू हैव एक्सेस टू एंड यूज सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर। और इस पॉइंट के तहत ही इस योजना में एक नया स्ट्रक्चर जोड़ा गया है, और इस योजना को रीस्ट्रक्चर किया गया है, जिसको हम कहते हैं जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन का उद्देश्य है कि हर घर नल से जल, कब तक? सन 2024 तक, वर्ष 2024 तक हर घर नल से जल पहुँचे, यह जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। और इसके लिए केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य को हजारों करोड़ रुपए का अनुदान
देती है। यहाँ पर सिर्फ एक राज्य के बारे में बात हो रही है, असम के बारे में। कितना पैसा दिया गया है? 1407 करोड़। इसी के बाद हम अभी और राज्य देखेंगे, जैसे एमपी को 1208 करोड़ मिला है, महाराष्ट्र को 1900 करोड़ मिला है। प्रत्येक राज्य को अलग अलग मात्रा में अनुदान दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। संलग्न किससे है जल जीवन मिशन? NRDWP से। यह खास पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। यह योजना 2009 से शुरू हुई थी। अगला पॉइंट कह रहा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु जिस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है चैंपियंस। चैंपियंस का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मदद करना है आगे बढ़ने में। क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर काफ़ी डैमेज हुआ है इकोनॉमी को, इसीलिए यह योजना लाई गई है, जिससे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ को हेल्प दिया जा सके आगे बढ़ने में या सस्टेन करने में। अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो नई उच्चायुक्त ब्रिटेन का नियुक्त किया गया है गायत्री कुमार जी को। गायत्री कुमार जी जो है 1986 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, IFS ऑफिसर हैं। और इन्होंने सक्सीड किया है, या इन्होंने किसका स्थान लिया है ब्रिटेन में? रुचि घनश्याम जी का। इससे पहले ये जो हैं गायत्री कुमार जी, ये बेल्जियम, लग्जमबर्ग और द यूरोपियन यूनियन में भारत की राजदूत के रूप में कार्यरत थीं। बेल्जियम, लग्जमबर्ग आपको पता होगा, फ्रांस के नॉर्थ में दो छोटे छोटे देश हैं, और बाकी यूरोपियन यूनियन में कई देश आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में जिस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है, अर्जुन अवार्ड के लिए नाम इस साल किसका भेजा गया है? दीप्ति शर्मा जी का। पूरा नाम जो है दीप्ति शर्मा जी का है दीप्ति भगवान शर्मा। 24 अगस्त 1997 को आगरा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर हैं। बैटिंग लेफ्ट हैंड से करती हैं और बॉलिंग जो है ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक करती हैं। करंटली इनकी जो रैंक है वो ICC क्रिकेट रैंकिंग में टॉप ऑलराउंडर्स में नंबर 4 पर स्टैंड करती हैं, और इसीलिए इनका नाम अर्जुन अवार्ड हेतु भेजा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पर दो फोटो हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो राइट साइड में फोटो है वो मनोज जी का है, और ये पूर्व अध्यक्ष थे दिल्ली बीजेपी के, और वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है वो चुना गया है आदेश गुप्ता जी को। अगला पॉइंट कह रहा है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? हमने आपको अभी बताया था, जल जीवन मिशन जो है NRDWP के अंतर्गत आता है, और इसके तहत प्रत्येक राज्य को कुछ ना कुछ पैसा दिया गया है। अब कितना पैसा दिया गया है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जल जीवन मिशन किस योजना के तहत आता है ये इम्पॉर्टेंट है। तो फिर हमने बिहार को यहाँ पर दोबारा क्यों बताया है? बिहार को हमने दोबारा इसलिए बताया है क्योंकि जल जीवन मिशन से ही जुड़ा हुआ एक नई योजना यहाँ पर शुरू की गई है, जिसे कह रहे हैं जल जीवन हरियाली अभियान, जो कि बिहार में शुरू की गई है। तो यह एक नई योजना है, इसलिए बिहार को यहाँ पर मेंशन किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? बिहार सरकार ने। अगला प्रश्न कह रहा है, केरल की पहली महिला DGP हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है R श्रीलेखा जी को। R श्रीलेखा जी के नाम बहुत सारे फर्स्ट हैं, यानी कि ये बहुत सारी चीज़ों में प्रथम रही हैं। जैसा कि आप इमेज में ही देख पा रहे होंगे, फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर फ्रॉम केरला। इनकी पूरी पढ़ाई जो है वो केरला से ही हुई है। फर्स्ट वुमेन SP इन केरला भी यही थी, और प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इनको मिला था वर्ष 2013 में। R श्रीलेखा के बारे में खास बात यह है कि इनको DGP का जो स्टेटस है वो 2 साल पहले ही मिल गया था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों में यह आता है कि केरल के पास 4 से ज़्यादा DGP नहीं हो सकते हैं। केरल में 4 से ज़्यादा DGP नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इनको होल्ड पे रखा गया था, और अब इन्हें DGP बनाया गया है फायर डिपार्टमेंट में। ये 1988 बैच की IPS ऑफिसर
हैं, इनके बारे में एक पॉइंट ये छूट रहा था, ये 1988 बैच की IPS ऑफिसर भी हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अश्विन भाटिया जी को हाल ही में किस बैंक का नया MD प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है SBI। अश्विन भाटिया ये MD और CEO थे SBI म्यूचुअल फंड के। SBI म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, और इनको प्रमोट करके या इनको अब SBI का MD प्रबंध निदेशक बना दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो विनेश फोगाट जी का नाम भेजा गया है खेल रत्न के लिए। विनेश फोगाट जी के बारे में आप जितना जाने उतना ही कम है। 25 अगस्त 1994 को जन्म हुआ था इनका, और ये 25 वर्ष की महिला पहलवान हैं। वर्ष 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्हें वुमेन्स फ्री स्टाइल 50 kg के वर्ग में गोल्ड मेडल मिला था, या गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था हम कहेंगे। इसके बाद 2019 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता, और उसी साल पोलैंड ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार इन्होंने गोल्ड जीता था। तो इस साल 2020 में ज़्यादा खेल नहीं हुए हैं, लेकिन जो एक हुआ है सीरीज़ रोमन रैंकिंग सीरीज़, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था, और इसी के चलते इन्हें खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं ये, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। अगला प्रश्न कह रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ है हमारी, हाल ही में जिस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थार्ड मिसाइल, थार्ड का फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है। तो हमें पता है दक्षिण कोरिया के पड़ोसी देशों में आते हैं नॉर्थ कोरिया, जापान, चाइना एट्सेट्रा। तो नॉर्थ कोरिया तो खुद ही टेस्ट करता रहता है, वो क्यों आपत्ति दर्ज कराएगा। जापान तो मित्र देश है, वो भी नहीं करेगा, बचा चाइना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चाइना। थोड़ा सा थार्ड मिसाइल के बारे में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। इस थार्ड मिसाइल के बारे में खास बात यह है कि अगर कोई भी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल आ रही होती है तो इसे डिटेक्ट करके हवा में ही नष्ट करा जा सकता है। इस रक्षा प्रणाली के द्वारा हवा में ही आ रही मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को नष्ट किया जा सकता है। तो यह एक तरह का डिफेंस सिस्टम ही कहा जाएगा। अगला हम देखते हैं पॉइंट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे स्किल्ड लेबर्स, कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की गई है। रोजगार सेतु योजना आरोग्य सेतु से कुछ मिलता जुलता नाम है, बीजेपी सरकार की योजना है, और यह योजना है मध्य प्रदेश की। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार सेतु योजना का आरंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी, जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगला, हाल ही में इनके कार्यकाल का 1 वर्ष भी पूरा हुआ है। अगला हम देखते हैं पॉइंट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, इसका मुख्यालय कहाँ है? हमने आपको बताया था मुंबई, महाराष्ट्र में। 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामित किया है? तो यह नॉमिनेशन इस बार गया है रोहित शर्मा जी को। इनके बारे में तो सभी जानते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह खेल पुरस्कार जो है सन 1991-92 से दिया जा रहा है, और पहली बार जो ये पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये विश्वनाथन आनंद जी को मिला था। आपको पता होगा ये चेस के मशहूर खिलाड़ी हैं, शतरंज के, उनको मिला था 1991-92 में पहली बार। इस पुरस्कार में एक पदक दिया जाता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और साथ ही साथ इस पुरस्कार की इनामी राशि जो है वो 7.5 लाख रुपए है, यानी 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाता है। वर्ष 2019, अगर आपसे पूर्व का पूछ देता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो वर्ष 2019 में यह 2 लोगों को मिला था। पहला मिला था दीपा मलिक जी को, जो पैरा ओलंपिक से संबंधित हैं, और दूसरा मिला था बजरंग पुनिया जी को, जो फ्री स्टाइल रेसलिंग से संबंधित हैं। अगर क्रिकेट का पूछा जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो वो 2018 में विराट कोहली जी को मिला था। तो 3 वर्ष के पुरस्कार आपको ये तैयार हो गए। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है, मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों को घर पर ही स्कूली वातावरण,
तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्कूल तैयार किया जा रहा है बच्चों के घर में ही कराने के उद्देश्य से ग्वालियर ज़िले में भी 6 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम शुरू होगा। तो यह मध्य प्रदेश की योजना है। अगर आपसे पूछा जाए हमारा घर हमारा विद्यालय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की योजना है जिस पर बच्चों को डिजिटली होमवर्क भी भेजा जाएगा, एक करिकुलम उनका डिसाइड किया जाएगा और उनको पढ़ाया जाएगा। तो यह योजना मध्य प्रदेश की है। कक्षा 1 से 8 तक के लिए ही है यह योजना, उच्च स्तर के लिए भी अभी इसमें प्रयास किया जा रहा है। तो ये थे आपके 6 से 7 जुलाई के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।